तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम कहानियां विद शम्स में। कई ऐसे केस होते हैं जिसमें जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो वाकई उस इन्वेस्टिगेशन की कहानी को सुनकर मतलब एक रोमांच पैदा होता है। लगता है कि हाँ, जैसे जासूसी की दुनिया जिसने थ्रिलिंग होती है, थ्रिल पैदा करती है। काश सारे पुलिस वाले सारे केस की जांच ऐसे ही करें। 19 साल पहले 3 कत्ल होता है, एक मां का, और सिर्फ 17 दिन के 2 जुड़वा बच्चों का, जो दोनों बेटियां थी, 17 दिन पहले पैदा हुई थी। और 19 साल बीत जाते हैं। इस केस को पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपा जाता, सीबीआई भी कुछ नहीं कर पाती, ठंडे बस्ते में है। और फिर कैसे टेक्नोलॉजी ने और केरल पुलिस के कुछ पुलिस अफसरों के दिमाग ने 19 साल बाद यह केस, जो कायदे से सीबीआई की है, फिर भी उस केरल पुलिस की बदौलत इसको सुलझाया गया। बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही जबरदस्त कहानी है। इस कहानी की शुरुआत होती है 2005 में केरल के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में। इसी डिस्ट्रिक्ट में एक लड़की रहा करती थी, उसका नाम था रंजनी। रंजनी के पड़ोस में एक लड़का रहा करता था, उसका नाम था दिविल कुमार। आस पड़ोस में रहने की वजह दोनों की रोजाना मुलाकात होती है। मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदली, फिर प्यार हो गया। इस बीच में दिविल भारतीय सेना ज्वाइन कर लेता है, इंडियन आर्मी। और इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद उसकी पोस्टिंग जो थी वो पठानकोट कैंप में थी। अब इधर दोस्ती प्यार, कुछ वक्त के बाद अचानक रंजनी प्रेग्नेंट हो जाती है। शादी अभी हुई नहीं थी। अब जब प्रेग्नेंट हुई तो जाहिर सी बात है, समाज है, बिरादरी है, क्या कहेंगे। लेकिन रंजनी को मालूम था कि दिविल उससे प्यार करता है, दोनों शादी करेंगे। उसने दिविल को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूं, अब शादी कर लेते हैं। लेकिन दिविल ने अचानक अपना रूप बदला। उसने कहा नहीं, अभी शादी नहीं करेंगे और तुम जाकर एबॉर्शन करा लो। अब रंजनी को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो उसे अपने प्यार की निशानी मानती थी। लेकिन दिविल कह रहा है एबॉर्शन करा लो। इस बात पे दोनों में झगड़ा हुआ। उस झगड़े के बाद दिविल केरल से निकलकर पठानकोट अपने कैंप में वापस चला गया। इधर रंजनी ने ठान लिया कि वो किसी भी कीमत पर एबॉर्शन नहीं कराएगी, क्योंकि वो उसे अपने प्यार की निशानी मानती थी। माँ को भी उसने अपने समझाया, माँ भी पहले थी कि क्या कहेंगे लोग, लेकिन उसने कहा कोई नहीं। उसके बाद जब धीरे धीरे वक्त बीता और डिलीवरी का टाइम आया तो उसने अपना घर छोड़ दिया, दूसरे शहर में पहुंची, तिरुवनंतपुरम में। और वहां जाकर फिर एक अस्पताल में जब ड्यू डेट आया, डिलीवरी की डेट आई, तो एक अस्पताल में दाखिल हो गई। अब अस्पताल में दाखिल है, डॉक्टर कह रहे हैं कि या तो सिजेरियन होगा या फिर अपने आप बच्चा पैदा हो सकता है। जब वो अस्पताल में थी अपने माँ के साथ, तभी वहां पे एक नौजवान आता है। वो बताता है कि मेरा नाम अनिल है और मैंने देखा आपका केस, तो सिजेरियन में ब्लड की जरूरत होती है, तो अगर ऐसी जरूरत होगी तो मैं आप खून देने को तैयार हूं। माँ रंजनी से मिलाती है उसे, फिर लगता है आज के ज़माने में भी इतने अच्छे और शरीफ लोग हैं। तो खैर अब वो उसी अस्पताल में रहता है और डिलीवरी का इंतज़ार कर रहा है। इत्तेफाक से डिलीवरी हुई, सिजेरियन की ज़रूरत नहीं पड़ी, न ब्लड की ज़रूरत पड़ी। तो अनिल से कोई एहसान नहीं लिया। लेकिन अनिल फिर भी वहाँ लगातार अस्पताल में रहता और रंजनी और उसकी माँ की तीमारदारी करता। माँ बेटी उसके इस व्यवहार से बहुत खुश थे। जब डिलीवरी हो गई, अब अस्पताल से छुट्टी का वक्त आया, तो एक रोज़ अनिल कहता है रंजनी की माँ से कि अगर अब आप अपने वापस कोल्लम डिस्ट्रिक्ट गांव में जाएंगी तो लोग क्या कहेंगे। अच्छा, जो डिलीवरी हुई वो जुड़वा 2 बेटियां पैदा हुई थी रंजनी को, बहुत ही प्यारी सी। तो उसने कहा 2 जुड़वा बच्चों को लेकर आप गांव जाओगे, सबको पता है आपकी शादी हुई नहीं है, अभी आप 1-1.5 महीने पहले तो वहां से निकली हो, तो बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे। माँ बेटी को लगा ये तो सच है। तो फिर उसने एक आइडिया दिया। उसने कहा कि आप अपने गांव जाने की बजाय, मेरा गांव है एक, जानता हूँ वहाँ कुछ लोग हैं, वहाँ एक किराए पे घर लेकर मैं आपको देता हूँ और कुछ वक्त तक आप वहीं रहो, जब तक कि सारी चीज़ें सेटल ना हो जाए। किसी को पता भी नहीं चलेगा। बाद में अगर आप 6 महीने 1 साल बाद जाती हैं तो कोई पूछेगा भी नहीं, तब तक तो बताया जा सकता है शादी हो चुकी थी, बच्चा हुआ है। रंजनी और उसकी माँ तैयार हो जाती है और उसके बाद वो उसको वो जो अजनबी जिसने नाम अपना अनिल बताया था, उसे गांव में घर किराए पर लेकर देता है और वो दोनों वहीं रहने लगते हैं।
धीरे धीरे वक्त बीतता है। 10 फरवरी 2006, अब ये तारीख आती है, 10 Feb 2006। 10 फरवरी 2006 को अचानक एक रोज डेविल, जो अब तक गायब है सीन से, जिसने रजनी को प्रेग्नेंट किया, शादी करने से इनकार किया, उस वक्त बोला बाद में करेंगे, फिर ये कहा कि अबॉर्शन करा लो, वो अचानक घर पे दस्तक देता है। रंजनी डेविल को देखकर खुश हो जाती है कि शायद वो बदल गया। माँ भी खुश हो जाती है कि चलो देर से ही सही, आए तो सही। डेविल आता है, बड़े प्यार से बात करता है, फिर अचानक कहता है कि देखो इन बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेट बनाने हैं, उसके लिए ग्राम पंचायत के दफ्तर जाना पड़ेगा। तो वो कहता है कि अस्पताल के जो कागजात हैं वो रंजनी की माँ को देता है और कहता है कि आप इन कागजात को लेकर ग्राम पंचायत के दफ्तर चली जाइए और वहां जाकर बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। माँ घर से निकल जाती है। अब घर के पीछे माँ के बाद सिर्फ डेविल, रंजनी और 2 17 दिन पुरानी जुड़वा बेटियां। दोपहर बाद करीब 3 घंटे बीत जाते हैं। माँ अब घर लौटती है। घर लौटती है, जब दरवाज़ा खोलती है माँ के होश उड़ जाते हैं, चीखें निकल जाती हैं। बिस्तर पर रंजनी की खून से लथपथ लाश पड़ी थी और उसके बराबर में उसकी दोनों मासूम बच्चियों की लाश पड़ी थी। तीनों का गला काट कर उन्हें मार डाला गया था। ये देखते ही रंजनी की माँ बेहोश हो जाती है। आस पड़ोस में चीख सुनकर लोग आते हैं, पुलिस को खबर देते हैं, पुलिस आती है, तफ्तीश होती है, तो पता चलता है कि उस वक्त वहां एक और शख्स आया था मोटरसाइकिल पर। कुछ लोगों ने उस मोटरसाइकिल का नंबर नोट कर लिया था, क्योंकि मोटरसाइकिल शायद कुछ अलग थी। तो पुलिस तफ्तीश करती है, नंबर उसके पास। पुलिस अब नंबर को जब चेक करती है तो पता चला कि ये जो मोटरसाइकिल है एक राजेश नाम के शख्स पर के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब उधर माँ बताती है पुलिस को कि आज ही डेविल आया था और वो उसी ने मुझे ग्राम पंचायत के दफ्तर भेजा था। तो पुलिस को लगा कि डेविल इसके पीछे है। उधर उस बाइक के नंबर से पता चला कि राजेश जो शख्स है वो इंडियन आर्मी में ही है, यानी डेविल भी इंडियन आर्मी में और राजेश भी इंडियन आर्मी में। अब 2 आर्मी मैन और घर के अंदर 3 लाश। पुलिस फौरन इधर ढूंढती है, फिर पता चलता है कि दोनों पठानकोट के कैंप में है, आर्मी के पोस्टेड। केरल पुलिस की एक टीम पठानकोट पहुंचती है। वहां जाने के बाद पूछताछ करती है तो पता चला कि दोनों कैंप में बिना किसी इंफॉर्मेशन के गायब हैं ड्यूटी से, यानी एक तरह से भाग गए। अब जितने भी रिश्तेदार इधर उधर पुलिस ढूंढने की कोशिश करती है, कोई सुराग नहीं मिलता। धीरे धीरे वक्त बीतता है। 2006 से 2010 आ गया। 2010 में केरल पुलिस से ये केस लेकर रंजनी की मां के कहने पर सीबीआई को सौंप दिया जाता है। जब सीबीआई को ये केस सौंपा जाता है और सीबीआई दोबारा से रंजनी का स्टेटमेंट लेती है तो सीबीआई को एक जानकारी मिलती है। पता चलता है कि जब उसकी जुड़वा बेटियां पैदा हुई और वो घर आई, 10 फरवरी से पहले की बात है ये, और उसे लगा कि एक बार भी डेविल ने पलट कर पूछा नहीं कि क्या हुआ, अबॉर्शन कराया या डिलीवरी की। अब जुड़वा बच्ची हो गई, उसके अंदर गुस्सा भी था। उसने स्टेट विमेन कमीशन में एक एप्लीकेशन डाल दी थी, राज्य महिला आयोग केरल में, कि ये 2 मेरी बेटियां हैं और इन बेटियों का बाप जो है वो डेविल है, जो इंडियन आर्मी में काम करता है। उसने उसका पूरा एड्रेस, उसके कैंप का नंबर, सब कुछ दे दिया और कहा कि मैं चाहती हूं कि डीएनए टेस्ट हो कि बच्चियां डेविल की हैं, और डीएनए टेस्ट कराने के बाद ये हो कि फिर वो अपनाए और शादी करे। अब उसने ये अर्जी दे दी थी और इत्तेफाक से ये उसने जो अर्जी दी थी ये फरवरी के फर्स्ट वीक में, शुरुआत में ही दी थी, 2 या 3 फरवरी 2006 को। और इस अर्जी के देने के 1 हफ्ते के बाद 10 फरवरी को रंजनी और उसकी दोनों बेटियों का कत्ल हो जाता है। अब कैंप, इंडियन आर्मी, घर, हर तरफ राजेश और डेविल के पुलिस ढूंढ रही है, मिल नहीं रहा। 2010 में सीबीआई को केस, सीबीआई भी हर तरफ तफ्तीश कर रही है, कोई सुराग नहीं। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। वक्त बीतता गया लेकिन इन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। पहले केरल पुलिस ने, बाद में सीबीआई ने भी ठंडे बस्ते में केस डाल दिया। एक चार्जशीट जरूर तैयार की, कोर्ट में पेश किया और कहा कि ये कातिल तो यही दोनों हैं जो इंडियन आर्मी में सर्विसमैन थे, लेकिन इनका कोई सुराग नहीं, हमने हर तरह ढूंढ लिया। तब इसको एक तरह से क्लोजर रिपोर्ट ही माना जाए। तो एक क्लोजर रिपोर्ट भी हो गई।
ढूंढना बंद हो गया, वक्त बढ़ता गया आगे, धीरे धीरे वक्त बीता। अब आ गया 2024। 2024 में अचानक केरल पुलिस ने एक अपना नया डिपार्टमेंट खोला था। उस डिपार्टमेंट में यह था कि टेक्निकल सर्विलांस के जरिए टेक्नोलॉजी का या डिजिटल का नया इस्तेमाल करके पुराने गड़े मुद्दे उखाड़ना, पुराने केसों को सुलझाना। तो उसी वक्त एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वहां पे केरल के जो आए मिस्टर मनोज अब्राहम, जब पुराने केसेस को खंगालने की बात आई नई टेक्नोलॉजी के जरिए, जैसे यूएस में या बाकी यूरोप में होता है डीएनए और ये फलाना सैंपल से, तो उन्होंने कहा कि हम भी कुछ पुराने केस जो अब तक अनसॉल्व है उसको सुलझाते हैं। आजकल हर स्टेट में ये चलन चल रहा है। तो जब अनसॉल्व केसेस की लिस्ट आई तो अचानक एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर के सामने रंजनी का केस आ गया। उन्होंने देखा, लेकिन फिर जब फाइल पढ़ी तो पता चला ये केस तो सीबीआई को सौंप दिया गया है। तब केरल पुलिस का इस केस से कोई लेना देना नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को लगा कि हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे स्टेट की महिला है और 2 मासूम बच्चियों का कत्ल हुआ। 19 साल बीत गए, आज तक कातिल पकड़ा नहीं गया। तो ये हमारे पेशे पे एक कलंक है। केस चाहे सीबीआई को सौंप दिया गया हो, पर हम लोग भी इस केस की तफ्तीश करते हैं अनऑफिशियल। अब ये बड़े कलेजे की बात होती है कि दूसरे एजेंसी केस की जांच करे, आपके उसमें टांग अड़ाएंगे। लेकिन केरल के इन एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर जो मनोज अब्राहम है, उन्होंने ठान लिया। उन्होंने अपनी टेक्निकल टीम को कहा कि इसकी तफ्तीश करो। अब कैसे तफ्तीश करें, 19 साल तो हो गए। तो उस वक्त की फाइल में कुछ फोटोग्राफ्स थे, बाकी फाइल तो दे दी गई थी सीबीआई को, लेकिन फोटोग्राफ्स सारे मौजूद थे। फोटोग्राफ्स राजेश के और फोटोग्राफ्स दिविल के, 2006 के। अब 2006 और 2024 और यह 25 आ गया, तो 19-20 साल हो गए। उस वक्त के फोटोग्राफ्स, वो जवानी के फोटोग्राफ्स होंगे। अब उनकी उम्र बिल्कुल डबल हो गई। तब कैसे लगते थे, अब कैसे लगेंगे, ये कैसे पता। तो फिर ये हुआ कि चलो इस केरल पुलिस की डिजिटल विंग में सारी टेक्नोलॉजी जो नए सॉफ्टवेयर सब मौजूद थे। इन्होंने कहा एआई के जरिए हम कोशिश करते हैं। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत सारे सोशल मीडिया पर देखते हैं आप कि आज आपकी तस्वीर ऐसे है, 10 साल पहले कैसी होगी, वो सारे सॉफ्टवेयर हैं। आप बुढ़ापे में कैसे दिखेंगे, बचपन में कैसे दिखते थे। तब इन दोनों राजेश और दिविल की तस्वीर केरल पुलिस के पास, उनके डिजिटल विंग ने अब उन तस्वीरों को एआई के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के जरिए अलग अलग रंग रूप देना शुरू किया कि अगर उस वक्त 30 साल की उम्र में ऐसा था तो 50 साल की उम्र में इस वक्त कैसा दिखता होगा। तो उनके चेहरे की बनावट और उस वक्त के उनके हेयर स्टाइल को देखते हुए उस हेयर स्टाइल से थोड़ा डिफरेंट, कहीं गंजा, कहीं कुछ और, हर चीज मूंछ के साथ, दाढ़ी के साथ, बिना मूंछ दाढ़ी के, बिल्कुल बाल नहीं सर पे, या अलग अलग हेयर स्टाइल, इन सारी चीजों को लेकर और उनके चेहरे के बदलाव के हिसाब से अब एआई से तस्वीरें बनानी शुरू, तस्वीरें बननी शुरू हुई। उसका जब ये तस्वीरें बनी तब उन्होंने क्या किया कि जो सोशल मीडिया है, जितने भी फेसबुक से लेके बाकी, उन तस्वीरों को अब सोशल मीडिया पर मौजूद तस्वीरों से मिलान करना शुरू किया उन लोगों के साथ जो केरल के थे। क्योंकि वैसे तो हिंदुस्तान में हम वैसे ही इतनी बड़ी आबादी है, तो केरल के लोगों की मिलाना शुरू किया। पूरी दुनिया में जितने भी केरल के लोग हैं उनकी तस्वीरों से जो सोशल मीडिया पर अवेलेबल थी, उसके साथ जो एआई ने तस्वीर बचाई उसका मिलान जो बनाई शुरू किया। धीरे धीरे मिलान होती गई। कोई 10% मैच करता, कोई 20%, कोई 30%। लंबा वक्त बीता। दिसंबर में एक बड़ी कामयाबी मिली। जस्ट 15 दिन पुरानी बात है। फेसबुक पे एक कपल की तस्वीर थी शादी की, और शादी के दिन की ही तस्वीर थी दूल्हा दुल्हन के तौर पर। वो भी लाइव थे और वो तस्वीर दुल्हन ने फेसबुक पे अपलोड किया था अपने पति के साथ। अब जब उस तस्वीर को देखा गया और जो एआई ने तस्वीर बनाई थी उन दोनों को मैच किया गया, तो ये पहली तस्वीर थी जो 90% मैच कर गई।
अभी तक 10, 20, 30, 40 मैच कर रहा था। ये तस्वीर 90% मैच कर गई। अब जैसे ही 90% मैच की, जो केरल पुलिस है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। उन्होंने अब उस प्रोफाइल पर जाकर उसकी डिटेल निकालनी शुरू की। जब डिटेल निकाली तो पता चला कि ये जो तस्वीर है ये पुडुचेरी में रहने वाले एक कपल की है, लेकिन जिसकी तस्वीर है उसने अपना नाम प्रवीण कुमार रखा हुआ फेसबुक पर, प्रवीण कुमार के नाम के। तो पहले धक्का लगा कि हम तो ढूंढ रहे हैं राजेश और दिविल को, ये प्रवीण कुमार नाम का है, पता नहीं होगा भी कि नहीं। लेकिन 90% मैच था, इसलिए केरल पुलिस ने कोई रिस्क नहीं लिया, फौरन एक टीम पुडुचेरी भेज दी। अब पुडुचेरी में जाने के बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू की, उस घर तक पहुंची जिस घर ने सोशल मीडिया पर यह तस्वीर डाली थी, क्योंकि उनके ईमेल आईडी, फोन नंबर, बहुत सारी चीजें अवेलेबल थी, तो बहुत मुश्किल भी नहीं हुई। वहां जाने के बाद अब पुलिस की टीम सादी वर्दी में घर पे नजर रख रही है। फिर एक रोज अचानक उस घर से एक शख्स दिखाई दिया। जो फेसबुक की तस्वीर थी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से केरल पुलिस ने बनाई थी, और जो पुरानी फाइल 19 साल पहले की तस्वीर थी, उन सबको देखकर पुलिस ने अंदाजा लगाया कि ठीक यही नैन नक्श वाला शख्स है। लेकिन ये दिविल नहीं है, ये राजेश, जिसने फेसबुक पे अपना नाम जो है वो प्रवीण कुमार रखा हुआ है। तो जब ये हो गया तो अचानक एक पुलिस वाला आवाज देता है उसके असली नाम से, राजेश, और वो पलट पड़ता है। जैसे ही पलटता है पुलिस को यकीन हो गया। इसके बाद अब राजेश पुलिस के शिकंजे में। पुलिस उससे पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद थोड़ी ही देर के बाद, उसी दिन सेम डे, और ये बात है 4 जनवरी की, यानी कि आज से 5 दिन पहले की, 4 जनवरी 2025। 4 जनवरी की बात है। राजेश अब शिकंजे में, राजेश से पूछताछ हुई और 4 जनवरी की शाम होते होते अब उसी पुडुचेरी में असली कातिल भी पुलिस के सामने था, और वो था दिविल। अब दोनों गिरफ्त में थे, उनको पकड़ कर लाया गया केरल। केरल में पूछताछ हुई तो पता चला कि इन दोनों ने आर्मी से भागने के बाद अपनी हर निशानी मिटा दी, फैमिली से कांटेक्ट छोड़ दिया, और फिर ऐसी जगह की तलाश में लग गए जहां तक पुलिस पहुंचे नहीं। फिर इन्हें पुडुचेरी का ख्याल आया, क्योंकि वहां कभी ये जा चुके थे। उन्हें लगा कि यहां पुलिस पहुंचेगी नहीं, और वहीं चले गए। अब वो अपना हुलिया बदल कर रहने लगे। फिर धीरे धीरे दोनों ने वहीं अपना घर बसाया। दोनों दोस्त थे और दोनों ने ही एक स्कूल की 2 स्कूल टीचर से शादी कर ली। दोनों भी टीचर थी, और ये दोनों वहां पर इंटीरियर डिजाइनर का काम करने लगे। तो इंटीरियर डिजाइनर का काम करके ठीक ठाक अपने पैसे कमा रहे हैं। दोनों पत्नियां स्कूल टीचर, घर ठीक ठाक चल रहा है, पुरानी चीजें भूल गए, नाम वाम बदल लिया। जो राजेश था उसने अपना नाम प्रवीण कुमार रख लिया, और जो दिविल कुमार था उसने अपना नाम विष्णु कुमार रख लिया था। अब 5 दिन पहले दोनों पकड़े गए। इस वक्त केरल पुलिस की हिरासत में है। 3 कत्ल और इंडियन आर्मी के ये 2 दोस्त। बेशक 19 साल बीत गए, लेकिन कानून ने अपना काम किया। केरल पुलिस ने यह किया कि जब तस्वीर बनाई और मैच कर गया तो उन्हें भी पता था कि यह केस सीबीआई का है। उन्होंने सीबीआई की ब्रांच को वहां लोकल इंफॉर्मेशन दी कि ये है, और हम उस तक पहुंच गए, और इन दोनों को सीबीआई की कस्टडी में दे दिया, क्योंकि ये केस सीबीआई के पास है। अब सीबीआई इस मामले में चार्जशीट दाखिल करेगी। बेशक 19 साल बीत गए, लेकिन रंजनी को इंसाफ मिला। उन दोनों बच्चियों की तस्वीरें केरल के हर अखबार में, हर रीजनल चैनल पर चला, और उन्हें देखकर हर कोई मतलब अफसोस में था कि 17 दिन की 2 जुड़वा बेटियों को उसी का बाप कैसे मार सकता है। लेकिन ये हुआ, और कमाल है केरल पुलिस, और कमाल है केरल पुलिस की उस डिजिटल या टेक्निकल विंग की, जिसको लीड कर रहे थे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, जिनकी वजह से ये केस सुलझा। तो एक टेक्नोलॉजी के 2 रूप होते हैं, एक जिसका गलत इस्तेमाल और गलत चीजें, और एक उसका सही इस्तेमाल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने शायद देश में ये पहला केस सॉल्व किया है। 19 साल पुराना, जिसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, वो केस सुलझ गया। तो सैल्यूट केरल पुलिस को, जिसने एक
भुला दिए गए केस को जिंदा किया और उनके 2 कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। तो क्राइम कहानियां विश्वम्स में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले संडे को किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। उनका अब मत उठाना।